Bismillahirrahmanirrahim. Students, this is your lecture number 3 of BS 8 semester. Students, today our discussion will be based on 18 electron rule. Students, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रूल और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज 18 इलेक्ट्रॉन रूल। तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल में जो कि मॉडिफिकेशन है ऑक्टेट रूल की, तो इसमें जो है हम 8 इलेक्ट्रॉन को जो है स्टडी करते हैं, जो कि वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स जब एग्जिस्ट करें तो हम उसको कहते हैं ऑक्टेट रूल, और इसकी स्टडी को हम स्टडी ऑफ ऑक्टेट रूल कहते हैं, जो कि प्रॉपर्टी है मेन ग्रुप एलिमेंट्स की। बट इन द केस ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन रूल, 18 इलेक्ट्रॉन रूल की बात करें तो यहाँ पर हम ट्रांजिशन मेटल्स की बात करते हैं, और ट्रांजिशन मेटल्स में जो है डी ऑर्बिटॉल भी इन्वॉल्व होती है। तो डी ऑर्बिटॉल इन्वॉल्व होने की वजह से इसके अंदर 5 डी ऑर्बिटॉल्स हैं, तो 5 डी ऑर्बिटॉल्स 10 मैक्सिमम ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अकोमोडेट करते हैं। तो इस तरह से आपके पास जो है टोटल जो मेन ग्रुप एलिमेंट्स में जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे इलेक्ट्रॉन काउंट, और जो डी ऑर्बिटॉल है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। सो टोटल जो है इस तरह से अगर हम काउंट करें तो हमारे पास जो है 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। तो इस तरह से जो है 18 इलेक्ट्रॉन रूल जो है वो उसको ये फॉलो करेंगे। तो वो वाले कॉम्प्लेक्सेस जो कि इन 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहे होते हैं, तो उन कॉम्प्लेक्सेस को या उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। Students, now we will discuss two most important terms that are mostly used or mostly encountered in organometallic compounds, and these two terms are first one is coordinatively saturated, and the another term is coordinatively unsaturated. तो coordinatively saturated का मतलब क्या है? coordinatively saturated, जब भी हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स हो उसके अंदर जो है कोई भी वेकेंट स्पेस या कोई भी एम्प्टी स्पेस या कोऑर्डिनेशन साइट, एक्स्ट्रा कोऑर्डिनेशन साइट अवेलेबल ना हो इनकमिंग लिगेंड के लिए कि वो आके उसके साथ कोऑर्डिनेट कर सके या एसोसिएट कर सके, तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम कहते हैं कि वो कोऑर्डिनेटिवली सैचुरेटेड कॉम्प्लेक्सेस हैं। लेकिन अगर हमारे पास हम कहते हैं कि ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर वेकेंट स्पेस अवेलेबल है for the incoming ligand to bind at that coordination site, तो ऐसे complexes को हम कहते हैं coordinatively unsaturated complexes. coordinatively unsaturated. अब इसको हम एग्जांपल के थ्रू भी देख लेते हैं। जो कि होप्स हो कि आपको सही से समझ आएगी। तो एग्जांपल लेते हैं हम FeCO5 विच इज़ पेंटाकार्बोनिल आयरन। पेंटाकार्बोनिल आयरन जो कि कोऑर्डिनेटिवली सैचुरेटेड कंपाउंड है। कोऑर्डिनेटिवली सैचुरेटेड कैसे कि इसके अंदर 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। तो जब इसका रिएक्शन करवाया जाता है, इसको ट्रीट किया जाता है अल्कीन्स के साथ, तो ये रिएक्शन शो नहीं करते, कोई रिएक्शन नहीं होता। सो नो रिएक्शन इज़ पॉसिबल, क्योंकि कोई कोऑर्डिनेशन साइट वेकेंट नहीं है जिधर जाके ये अल्कीन जो है एसोसिएट हो सके। लेकिन हम इसको जो है एसोसिएट करवा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक केस में। वो कैसे कि अगर हम इस FeCO5 को, दैट इज़ पेंटाकार्बोनिल आयरन को, अगर हम हीट अप करें तो इसमें से एक कार्बोनिल जो है वो कार्बोनिल लिगेंड डिसोसिएट हो जाएगा, और आफ्टर डिसोसिएशन इट विल गिव यू FeCO4। स्टार्टिंग में ये जो कंपाउंड था ये कोऑर्डिनेटिवली सैचुरेटेड था, जो कि मैंने अभी आपको डिस्कस किया कि इसके अंदर 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे।
तो यहाँ पर जब इसके अंदर से एक कार्बोनिल लिगेंड निकल गया जो कि 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर्स लिगेंड निकल जाने के बाद इसके अंदर जो है 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रह गए हैं, जो कि अब कोऑर्डिनेटिवली सैचुरेटेड होने के बजाय कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड बन जाएगा, और जिसके अंदर एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन लिगेंड जो है आके अटैच हो सकता है, उसके लिए साइट जो है वो अवेलेबल होगी। तो अब जो अल्कीन जो कि अबव केस में मैंने बताया कि यहाँ पर अटैच नहीं हो सकता था क्योंकि यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेटिवली सैचुरेटेड था, जबकि अब ये कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड है। तो यहाँ पर अगर अब हम रिएक्शन करवाएं इसका अल्कीन के साथ, तो इसके पास स्पेस अवेलेबल होगी और ये इसको कोऑर्डिनेट करेगा, और कोऑर्डिनेट करने के बाद जो है ये कुछ इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, FeCO4। तो यहाँ पर ये अल्कीन जो है आयरन के साथ एसोसिएट हो गई है, और ये अगेन जो है 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स बन गया है, और हम इसको कह सकते हैं कि ये अगेन कोऑर्डिनेटिवली सैचुरेटेड बन गया है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है हमारे पास है टर्म इलेक्ट्रॉन काउंटिंग। इलेक्ट्रॉन काउंटिंग जो है एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो कि अबाउट मेटल सेंटर पाए जाते हैं, उनको हम ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी मेटल है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसको हम डिटरमिन करते हैं by a process. This process is called as electron counting. In order to calculate or in order to figure out the electron count from metal complex, तो हम जो है दो तरह की अप्रोचेज यूज करते हैं, और वो अप्रोच जो है अगर हम देखें तो दो मॉडल्स या दो अप्रोचेज को इनके लिए यूज़ किया जाता है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रॉन काउंट। जो फर्स्ट अप्रोच है इसको हम कहते हैं आयनिक अप्रोच, एंड द सेकंड वन इज सेड टू बी द कवलेंट अप्रोच। इन आयनिक अप्रोच जो है इसको इस आयनिक अप्रोच भी इसे कहा जाता है, आयनिक मॉडल भी कहा जाता है, और इसको जो थर्डली हम इसको कहते हैं चार्ज मॉडल, चार्ज मॉडल भी कहा जाता है, या चार्ज्ड मॉडल जो है इसको बोला जाता है। सेकेंडली कवलेंट मॉडल है या कवलेंट अप्रोच, इस अप्रोच को हम जो है न्यूट्रल अप्रोच भी कहते हैं, न्यूट्रल अप्रोच या न्यूट्रल मॉडल। तो वर्ड इंडिकेट कर रहा है कि आयनिक, तो आयनिक का मतलब है कि जिसमें चार्जेस अवेलेबल होंगे, तो इसी वजह से इस अप्रोच को या इस मॉडल को हम चार्ज मॉडल भी कहते हैं। जबकि कवलेंट मॉडल जो है इसको हम न्यूट्रल मॉडल क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चार्जेस का जिक्र नहीं है, तो इसी वजह से हम इसको न्यूट्रल मॉडल कहते हैं इन ऑर्डर टू कैलकुलेट दी इलेक्ट्रॉन काउंट। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस कर लेते हैं आयनिक अप्रोच को। आयनिक अप्रोच को डिस्कस करने से पहले आपको पता है कि आयनिक, तो आयनिक में मीन्स चार्जेस को हम कंसिडर करेंगे। तो इसमें जो है फर्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि लिगेंड्स एंड मेटल जो दोनों हैं वो आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, इनके ऊपर चार्जेस प्रेजेंट होंगे। सेकंड जो स्टेप है वो है कि इसमें जो कोई भी मेटल है उसमें उसके वैलेंस शेल में कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको हम काउंट करेंगे। थर्ड स्टेप में हम कोई भी लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है उसको हम काउंट करेंगे और उसको ऐड करेंगे। तो इस तरह से जो है आयनिक अप्रोच के थ्रू जो है आप इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर सकते हैं। कि एक एग्जांपल मैं ले लेती हूँ, जैसे कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है, लेट्स सपोज वी हैव अ कॉम्प्लेक्स MN BrCO5। तो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट स्टेप देखें तो लिगेंड एंड मेटल, मैंने भी कहा कि दोनों आयनिक स्पीशीज़ हैं तो इनके ऊपर चार्जेस होने चाहिए। तो यहाँ पर मेटल को देखें और ब्रोमाइड को जो लिगेंड है, यहाँ पर दो लिगेंड्स हैं, एक ब्रोमाइड लिगेंड है और एक कार्बोनिल लिगेंड है। ब्रोमाइड लिगेंड को देखें तो
ये एनाइनिक लिगेंड है, जबकि कार्बोनिल लिगेंड जो हैं ये 5 कार्बोनिल लिगेंड्स लगे हुए हैं इसके साथ जो अटैच्ड हैं, तो ये लिगेंड जो हैं न्यूट्रल नेचर के हैं। तो अब मेटल के ऊपर चार्ज की अगर हम बात करें तो ब्रोमाइड जो कि एनाइनिक लिगेंड है तो इसके ऊपर चार्ज है -1, तो मैंगनीज के ऊपर ऑटोमेटिकली जो चार्ज आ जाएगा वो क्या होगा, +1। तो हमें चार्जेस के बारे में पता चल गया कि मेटल जो है वो उसके ऊपर +1 चार्ज है, और जो लिगेंड है यहाँ पर एनाइनिक लिगेंड ब्रोमाइड उसके ऊपर -1 चार्ज है, और CO जो है न्यूट्रल लिगेंड है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हमने देख लिया। अब सेकंड स्टेप पे अगर हम जाएं तो हम कहते हैं काउंट करना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल ऑफ द मेटल। तो मेटल जो है यहाँ पर मैंगनीज है, तो मैंगनीज मेटल जो है ये जो है D7 सिस्टम है, या आप इसे कहते हैं कि इसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसकी वैलेंस शेल में। तो जब मेटल जो है मैंगनीज ये +1 स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, तो यहाँ पर जो है यानी कि आयनिक फॉर्म में जब होगा तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स की बजाय अब क्या होगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में पाया जाएगा, क्योंकि अब मेटल फ्री स्टेट से यानी कि 0 स्टेट से चेंज होके +1 स्टेट में आ गया, यानी कि ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। तो ऑक्सीडाइज्ड होने के बाद इसके पास जो है 6 इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट हैं इसकी वैलेंस शेल में। अब नेक्स्ट जो है ब्रोमाइड है जो कि एनाइनिक लिगेंड है, तो ये ब्रोमाइड लिगेंड जो है आयनिक मॉडल में या आयनिक अप्रोच में 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताया हुआ है। अगर यहाँ पर कवलेंट अप्रोच की मैं बात करती तो यहाँ पर जो ब्रोमाइड है वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता, लेकिन ये आयनिक अप्रोच है तो यहाँ पर ब्रोमाइड जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स के तौर पर डोनर के तौर पर एक्ट करेगा। नेक्स्ट है CO जो कि कार्बोनिल लिगेंड है, जो कि न्यूट्रल लिगेंड है। यहाँ पर 5 कार्बोनिल्स जो हैं इस कॉम्प्लेक्स में अवेलेबल हैं, तो ईच कार्बोनिल डोनेट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 5 कार्बोनिल होंगे तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स ये डोनेट करेगा। तो अब हम इसको काउंट करते हैं टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं आपके पास इलेक्ट्रॉन काउंट में। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑन द मेटल डोनेटेड बाय द मेटल, 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द ब्रोमाइड लिगेंड एंड 10 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द कार्बोनिल लिगेंड। तो टोटल आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हो गए 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इस कॉम्प्लेक्स में। तो इस तरह से आयनिक अप्रोच के थ्रू जो है आपने इलेक्ट्रॉन्स को काउंट किया है। जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने भी आपसे डिस्कस किया कि आयनिक मेथड और कवलेंट मेथड दोनों मेथड्स के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करना जो है वो डिफरेंट है। तो आयनिक मेथड में जो है आप देखें तो जो NO है दैट इज़ नाइट्रोसेल, ये केटायनिक 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, जबकि न्यूट्रल 2 इलेक्ट्रॉन डोनर्स में आ जाते हैं आपके पास फॉस्फीन्स, कार्बोनिल, अल्कीन्स, अल्काइंस जो हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर के साथ साथ न्यूट्रल 4 इलेक्ट्रॉन डोनर के तौर पर भी एक्ट करते हैं, और इसके अलावा जो नाइट्राइल्स हैं वो भी न्यूट्रल 2 इलेक्ट्रॉन डोनर्स हैं। जबकि एनाइनिक 2 इलेक्ट्रॉन डोनर्स में आ जाते हैं आपके पास क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, मिथाइल, अल्काइल, फिनाइल, हाइड्राइड, और ये जो है लिगेंड जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स भी डोनेट कर सकते हैं। इसी तरह जो एनाइनिक 4 इलेक्ट्रॉन डोनर्स में आ जाते हैं आपके पास एलाइल, ऑक्साइड, सल्फाइड, आइमाइडो एंड अल्काइलिडीन कॉम्प्लेक्सेस, अल्काइलिडीन लिगेंड्स। एंड एनाइनिक 6 इलेक्ट्रॉन डोनर्स में आपके पास जो है साइक्लोपेंटाडाइनाइल लिगेंड आ जाता है, और नाइट्राइड लिगेंड ये इंक्लूडेड है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि आयनिक मेथड के अंदर जो है क्लोराइड को और ब्रोमाइड एंड आयोडाइड यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर के तौर पर एक्ट कर रहे हैं, जबकि अगर हम कवलेंट मेथड को देखें तो कवलेंट मेथड में ये एनाइनिक लिगेंड तो हैं लेकिन ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। इसी तरह अगर हम कहें कि कवलेंट मेथड की बात करें तो जो ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनर्स हैं जिसमें आ जाते हैं आपके पास एलाइल, सल्फाइड एंड अमाइडो, तो ये आयनिक मेथड के थ्रू तो 4 इलेक्ट्रॉन डोनर्स हैं, जबकि अगर हम कवलेंट मेथड में लें तो ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनर्स हैं। एनाइनिक तो होंगे लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन डोनर्स।
इसी तरह जो आयनिक मेथड में जो 6 इलेक्ट्रॉन डोनर्स हैं जिसमें साइक्लोपेंटाडाइनाइल आ जाता है नाइट्राइड, तो ये आयनिक मेथड के थ्रू जो है एनायनिक 6 इलेक्ट्रॉन डोनर्स हैं। लेकिन अगर ये हम इनकी न्यूट्रल की बात करें तो ये न्यूट्रल यानी कि कवलेंट मेथड की में 5 इलेक्ट्रॉन डोनर के तौर पर एक्ट करेंगे। स्टूडेंट्स कवलेंट अप्रोच में अब हम देखेंगे कि लिगेंड जो है और मेटल दोनों जो है न्यूट्रल फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, जबकि आयनिक अप्रोच में दोनों जो है आयनिक स्पीशीज़ के फॉर्म में एग्जिस्ट करते थे। नेक्स्ट स्टेप सेम ही है कि इसमें भी टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो कि अनकम्प्लेक्स्ड मेटल में यानी कि मेटल जब फ्री स्टेट में यानी कि किसी भी लिगेंड के साथ कोऑर्डिनेट नहीं हुआ हुआ, तो उस फॉर्म में हम इसके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करेंगे। थर्ड में हम कंसिडर करेंगे इसमें चार्जेस, कंसिडर द चार्जेस। अब यहाँ पर आपके माइंड में ज़रूर क्वेश्चन अराइज होगा कि जो लिगेंड और मेटल जो है यहाँ पर तो ये न्यूट्रल हैं, तो फिर हमने कौन से चार्जेस को कंसिडर करना है। तो यहाँ पर जो चार्ज है, जो चार्ज की बात हो रही है वो जो चार्ज अवेलेबल है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर प्रेजेंट होगा, तो उसकी बात हो रही है। यानी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स है, लेट सपोज हम ले लेते हैं ईटा 5 C5 H5 Fe CO4 और CO2 C2H4 प्लस चार्ज। तो ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इस ब्रैकेट के अंदर, ये सारा इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं, और ये जो चार्ज प्रेजेंट है इसके ऊपर इसको हम कहते हैं चार्ज ऑन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो इन चार्जेस को आपने कंसिडर करना है कवलेंट अप्रोच में। अगर ये चार्ज आपके पास प्लस होगा तो आपने जो इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करते हुए इसको -1 करना है। अगर यहाँ पर ये -1 चार्ज है तो फिर आपने इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करते हुए इसको फिर आपने +1 उसमें ऐड करना है। तो ये थी चार्ज की बात। यहाँ पर लिगेंड एंड मेटल न्यूट्रल ही होंगे। ये जो चार्ज रिप्रेजेंट कर रहा है ये सिर्फ और सिर्फ चार्ज ऑन दी कोऑर्डिनेशन स्फीयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड द फोर्थ स्टेप जो कि कवलेंट अप्रोच में हम देखेंगे वो है कि वो भी सेम है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो भी लिगेंड कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है तो उसको आपने काउंट करना है। तो इस तरह से आपने कवलेंट अप्रोच के थ्रू जो है इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर लेना है। इसको हम एग्जांपल के थ्रू भी देख लेते हैं। जैसे कि मैंने भी ये एग्जांपल दी कि हम कैलकुलेट करते हैं किस तरह से चार्ज कंसिडर करते हैं चार्ज को और कैलकुलेशन करते हैं। तो हम अगेन यही कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं ईटा 5 C5 H5 Fe CO2 C2H4 और इसके ऊपर जो चार्ज है वो प्लस चार्ज है। अब यहाँ पर अब आप देखें तो कवलेंट अप्रोच के थ्रू ये जो ईटा 5 C5H5 है ये एक्चुअली क्या है, Cp लिगेंड है जो कि 5 इलेक्ट्रॉन डोनर है कवलेंट अप्रोच में। अगर ये यहाँ पर आयनिक अप्रोच की बात होती तो ये 6 इलेक्ट्रॉन डोनर था। तो यहाँ पर ये क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन डोनर है। यहाँ पर जो आयरन है जो कि D8 सिस्टम है, तो D8 सिस्टम होने की वजह से ये कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें काउंट होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसके कार्बोनिल जो है न्यूट्रल लिगेंड है और ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो यहाँ पर 2 कार्बोनिल्स हैं, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट होंगे। और जो है C2H4 दैट इज अल्कीन, तो ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है। तो अब हम काउंट कर लेते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन्स इनके 1 बाय 1। तो Cp ने कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए, 5 इलेक्ट्रॉन्स। आयरन मेटल 8 इलेक्ट्रॉन्स। कार्बोनिल 2 कार्बोनिल थे
तो 4 इलेक्ट्रॉन्स, C2H4 दैट इज अल्कीन, 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करती है एक C2H4 अल्कीन मॉलिक्यूल। तो टोटल ये हो गया आपके पास 5 + 8 13, 13 + 4 17 एंड 17 + 2 19। तो ये आपके पास 19 इलेक्ट्रॉन्स हुए। लेकिन आपको मैंने भी बताया था कि अगर आपके पास चार्ज को भी आपने इसमें कंसिडर करना है कि अगर आपके पास चार्ज कोऑर्डिनेशन सफ़ेद के ऊपर जो है प्लस चार्ज होगा, तो हम इस प्लस चार्ज को -1 इसमें से -1 करेंगे। -1 किया तो हमारे पास जो है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ गए 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से जो है कवलेंट अप्रोच के थ्रू हम इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम कुछ एग्जांपल्स दे लेते हैं और जो है इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करते हैं, ताकि हमें जो भी आपको इसमें इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो आप सॉल्व कर सकें, और कोई भी कॉम्प्लेक्स है उसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आप काउंट कर सकें, नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे कि कॉम्प्लेक्स में आपको दिखाया है, में आपको नज़र भी आ रहा है। तो यहाँ पर जो है हम इसको दोनों मेथड्स के थ्रू जो है सॉल्व करेंगे, जिसमें आपके पास आयनिक मेथड एंड कवलेंट मेथड दोनों मेथड्स हैं। तो आयनिक मेथड के थ्रू अगर हम इसको देखें तो एक साइड पे हम आयनिक मेथड ले लेते हैं और सेकंड साइड पे कवलेंट। मेथड आयनिक मेथड एंड कवलेंट मेथड। आयनिक मेथड से स्टार्ट करते हैं। तो आयनिक मेथड में जो यहाँ पर रहीनियम मेटल है, जो कि आपने देख लेना है कि इसके ऊपर क्या चार्ज है। तो यहाँ पर सिर्फ मिथाइल जो है जो कि एनायनिक लिगेंड है, बाकी जितने भी लिगेंड्स हैं ये सारे के सारे न्यूट्रल लिगेंड्स हैं। जिसमें न्यूट्रल लिगेंड्स में फॉस्फीन्स आ जाते हैं आपके पास, ट्राइल काइल फॉस्फीन, अल्कीन भी न्यूट्रल लिगेंड है, कार्बोनिल भी न्यूट्रल लिगेंड है। तो ये सारे पांचों लिगेंड्स जो इसके साथ एसोसिएटेड हैं वो सारे के सारे न्यूट्रल लिगेंड्स हैं। तो यहाँ पर जो सिर्फ मिथाइल है जो कि एनायनिक लिगेंड है, उसके ऊपर -1 चार्ज होता है, तो मिथाइल। सो रहीनियम के ऊपर जो है वो +1 चार्ज होगा। तो रहीनियम वैसे मेटल जो है वो D7 सिस्टम है, तो 7 जो है इलेक्ट्रॉन्स ये डोनेट करता है। तो यहाँ पर अब इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो +1 चार्ज होने की वजह से ये अब इसके ऊपर ये ऑक्सीडाइज हो गया है, और ऑक्सीडाइज होने की वजह से अब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नेक्स्ट जो है आपके पास आगे फॉस्फीन्स। तो 2 फॉस्फीन्स अवेलेबल हैं। तो एक फॉस्फीन जो है लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, तो 2 फॉस्फीन लिगेंड्स होंगे। तो जो है ट्राइल काइल फॉस्फीन्स, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास कार्बोनिल लिगेंड्स जो इस कॉम्प्लेक्स में है वो 2 हैं, तो ये टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे। मिथाइल C2H4 जो है न्यूट्रल लिगेंड, अल्कीन, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है। इसी तरह जो मिथाइल है CH3, आयनिक मेथड में जो मिथाइल लिगेंड है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है। सो टोटल अगर आप इसको काउंट करें तो आपके पास जो है 6 + 4 इलेक्ट्रॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स, और बाकी 10 के बाद 4 इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए, तो 14 15 16 एंड 17 18। तो टोटल जो इस कॉम्प्लेक्स में आपके पास जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमने कैलकुलेट किए हैं बाय आयनिक मेथड। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स कवलेंट मेथड। अब आपने इसी सेम कॉम्प्लेक्स में
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं कवलेंट मेथड के थ्रू। तो अब हम मूव करते हैं रुहीनियम। यहाँ पर रुहीनियम जो मेटल है, यहाँ पर मैंने जैसे कि पहले बताया कि ये D7 सिस्टम है। तो D7 सिस्टम होने की वजह से ये 7 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट कर रहा है। 2 इसके अंदर फॉस्फीन लिगेंड्स हैं, तो 2pr3 विल डोनेट 4 इलेक्ट्रॉन्स। 2 कार्बोनिल लिगेंड्स हैं, तो इसके अंदर तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। C2H4 जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। CH3 जो है मिथाइल, यहाँ पर कवलेंट मेथड में ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जबकि आयोनिक मेथड में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है। तो अब आप टोटल करें इलेक्ट्रॉन्स को, तो यहाँ पर 7 + 4 11, 2 कार्बोनिल जो हैं 4 डोनेट कर रहे हैं, तो 11 + 4 15, अल्कीन्स 2 कर रहे हैं तो 16 17 एंड 1 फ्रॉम मिथाइल, तो टोटल जो है 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो देख लिया आपने कि इस कॉम्प्लेक्स में अगर आप आयनिक मेथड के थ्रू भी देखें या फिर कवलेंट मेथड के थ्रू, तो आपके पास टोटल जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट हम न्यू कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं। ये कॉम्प्लेक्स है आपके पास, और इसको भी हम आयनिक मेथड एंड कवलेंट मेथड दोनों के थ्रू जो है इलेक्ट्रॉन काउंट, इसमें इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करते हैं। तो आयनिक मेथड, and in this side we take covalent, we calculate electron count by covalent method. आयनिक मेथड में जैसे कि यहाँ पर ब्रोमाइड है लिगेंड, तो ये एनायनिक लिगेंड है, तो इसके ऊपर चार्ज होगा -1। तो जो सेकेंड लिगेंड है कार्बोनिल लिगेंड है, ये न्यूट्रल लिगेंड है, तो 0 चार्ज है, तो मेटल के ऊपर चार्ज आ जाएगा +1। सो आयनिक मेथड में आपको पता चल गया कि मेटल +1 हो जाएगा। वैसे तो ये जो मैंगनीज है वो D7 सिस्टम है, तो अब +1 चार्ज होने की वजह से, ऑक्सीडाइज होने की वजह से यहाँ पर ये फ्री फॉर्म में था, तो ये D7 सिस्टम है। लेकिन अब ऑक्सीडाइज होने की वजह से इसके ऊपर +1 चार्ज आ गया है, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। ब्रोमाइड लिगेंड जो है एनायनिक लिगेंड है, और आयनिक मेथड में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है। कार्बोनिल लिगेंड जो है न्यूट्रल लिगेंड है, यहाँ पर 5 कार्बोनिल लिगेंड इसके साथ एसोसिएटेड हैं इस कॉम्प्लेक्स में। सो 5 कार्बोनिल जो है ईच कार्बोनिल डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो 5 कार्बोनिल्स होंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे। तो इस तरह से टोटल आपके पास जो है 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ये कॉम्प्लेक्स डोनेट करेगा। अब कवलेंट मेथड के थ्रू अगर हम इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें यहाँ पर, तो कवलेंट मेथड में जो मेटल है यहाँ पर इस पे अब चार्जेस को हम नहीं देखेंगे। तो मेटल जो है यहाँ पर मैंगनीज D7 सिस्टम है, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा D7 सिस्टम होने की वजह से। D7 सिस्टम होने की वजह से ये 7 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। ब्रोमाइड जो है कवलेंट मेथड में 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। कवलेंट मेथड में या कवलेंट मेथड के थ्रू कार्बोनिल जो लिगेंड्स हैं, यहाँ पर 5 कार्बोनिल लिगेंड्स एसोसिएटेड हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। सो टोटल काउंट करें तो हमारे पास जो है ये भी 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमें देगा। तो हमने चेक कर लिया कि दोनों मेथड्स के थ्रू, दैट इज़ आयनिक मेथड एंड कवलेंट मेथड, दोनों के थ्रू आपके पास जो है 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपको मिल रहे हैं। स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें आपके पास ये कॉम्प्लेक्स दिया जा रहा है। इसको सबसे पहले तो अब आप इसका स्ट्रक्चर बना लें। इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है
कि हर मेटल के साथ 5 जो है कार्बोनिल लिगेंड्स एसोसिएटेड हैं। और इसमें दो चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट हैं वो डिस्कस करने वाली हैं, वो ये कि जब आप इसका इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो उसमें आपने मेटल टू मेटल बॉन्ड को भी कंसिडर करना है, जो कि आपने इलेक्ट्रॉन काउंट में 1 इलेक्ट्रॉन काउंट करना है मेटल टू मेटल बॉन्ड का, यानी कि मैंगनीज टू मैंगनीज बॉन्ड जो है इसको आपने 1 इलेक्ट्रॉन इसका काउंट करना है। और सेकेंडली कि इस जो इलेक्ट्रॉन जब आप काउंट करेंगे तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स का काउंट जब आप कर रहे होंगे तो हाफ जो मॉलिक्यूल जो है हाफ कॉम्प्लेक्स को आपने कंसिडर करना है। अब हम इसको आयनिक मेथड एंड कवरेंट मेथड के थ्रू कैलकुलेट भी कर लेते हैं। जैसे कि आयनिक मेथड एंड कवरेंट मेथड मैंने भी डिस्कस किया। तो आयनिक मेथड में आयनिक मेथड एंड कवरेंट मेथड, दोनों मेथड्स के थ्रू अब आप इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे ताकि आपको जो है वो कोई प्रॉब्लम ना हो। आयनिक मेथड में जैसे कि मैंगनीज मैंने आपको बताया कि D7 सिस्टम है, तो यहाँ पर जो है सारे के सारे इसके साथ जो एसोसिएटेड लिगेंड हैं वो न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो 0 चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है, दैट इज़ न्यूट्रल है। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स D7 सिस्टम होने की वजह से 7 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। 5 कार्बोनिल लिगेंड्स इसके साथ 10 कार्बोनिल लिगेंड्स एसोसिएटेड हैं, तो मैंने भी आपको बताया कि हाफ जो है कॉम्प्लेक्स को आपने इसमें काउंट करना है, तो 10 की बजाय अब आप 5 कार्बोनिल लिगेंड्स लेंगे, तो 5 कार्बोनिल लिगेंड्स जो हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे। और एक जो है मेटल टू मेटल बॉन्ड को कंसिडर करना है आपने, दैट इज़ मैंगनीज टू मैंगनीज बॉन्ड, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो इस तरह से आप इनको अगर टोटल काउंट करें तो आपके पास टोटल काउंट जो है वो आता है इलेक्ट्रॉन काउंट 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये आपको कॉम्प्लेक्स देगा। अब हम कवलेंट मेथड के थ्रू भी इसको देख लेते हैं। तो कवलेंट मेथड में भी ये मैंगनीज जो है 7 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा D7 सिस्टम होने की वजह से, और इसके अंदर जो 5 कार्बोनिल्स जो हैं वो 10 हैं, तो हाफ काउंट होंगे, तो 5 कार्बोनिल्स हैं, तो मतलब कि 10 इलेक्ट्रॉन्स ही डोनेट करेगा। और 1 मेटल टू मेटल बॉन्ड जो है होने की वजह से हम जो है 1 इलेक्ट्रॉन इसमें काउंट करेंगे, तो टोटल जो है ये 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है इस लिगेंड के वैलेंस शेल में एग्जिस्ट करेंगे। स्टूडेंट, अब हम ये न्यू एग्जांपल ले लेते हैं जिसको हमने पहले भी कंसिडर किया था जब हमने इक्विवेलेंट अप्रोच के थ्रू जो है चार्ज ऑन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बारे में डिस्कशन की थी। तो अब इस कॉम्प्लेक्स में जो है हम इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन काउंट को इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेते हैं दोनों मेथड्स के थ्रू, आयनिक मेथड के थ्रू एंड कवलेंट मेथड के थ्रू। तो यहाँ पर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं आयनिक मेथड, कवलेंट मेथड, ताकि जो है हमारे पास टाइम हमारा सेव हो जाए। तो आयनिक मेथड में जो है यहाँ पर ईटा 5C5H5 यानी कि Cp जो है Cp नेगेटिव, ये 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। आयरन जो है यहाँ पर इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो +2 होगा, +2 इस वजह से क्योंकि यहाँ पर -1 है और यहाँ पर ये +1, तो कैंसलेशन होगी यहाँ पर आयनिक मेथड में। जो मेटल के ऊपर चार्ज है वो +2 है, तो वैसे तो आयरन जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन डोनर है, D8 सिस्टम है, तो इसके ऊपर जो है D8 सिस्टम है, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है। लेकिन जब ये ऑक्सीडाइज्ड होगा इनके +2 स्टेट में होगा, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन्स के बजाय 6 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। नेक्स्ट जो 2 कार्बोनिल लिगेंड्स इसके साथ अटैच हैं वो 4 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे, और C2H4 जो है
2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। तो इस तरह से आपके पास जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं 6 electrons plus 6 electrons 12 electrons and 12 plus 4 16 electrons and 2 electrons of alkene। तो सो टोटल आपके पास आ गए 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो कि ये इस कॉम्प्लेक्स में आयनिक मेथड के थ्रू हमने कैलकुलेट किए हैं। अब हम कवलेंट मेथड के थ्रू भी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि eta5C5H5 कवलेंट मोड में या कवलेंट मेथड में हम कहते हैं कि ये 5 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है। आयरन के ऊपर जो चार्ज है चार्ज को हम कंसिडर नहीं करते कवलेंट मेथड में। तो हमें पता है कि ये D8 सिस्टम है तो 8 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। आयरन की बात भी हमने कर ली। अब हम आते हैं टूवर्ड्स कार्बोनिल लिगेंड्स। तो 2 कार्बोनिल लिगेंड्स अटैच्ड हैं इसके साथ, तो हम कहते हैं कि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। एंड C2H4 जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। तो ये टोटल जो है आप अगर इसको काउंट करें तो इसके अलावा जो है जो इम्पॉर्टेंट बात हुई यहाँ पर वो ये है कि इसके ऊपर जो आपने जब कवलेंट मेथड के थ्रू अगर आप देखें कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर जो है चार्ज अवेलेबल है, तो अगर ये चार्ज +1 है तो आपने जो इलेक्ट्रॉन काउंट में इसको -1 काउंट करना है। तो -1 होगा। तो अब आप इसकी कैलकुलेट करें इन सारों को, तो 5 + 8 13 13 + 4 17 17 एंड 18 एंड 19। तो 19 इलेक्ट्रॉन्स आपने यहाँ तक काउंट किया और इसमें से -1 जब आप करेंगे तो आपके पास जो है 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे इस कॉम्प्लेक्स में। तो आपने देख लिया कि 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दोनों मेथड के थ्रू जो हैं आपने कैलकुलेट किए इस कॉम्प्लेक्स के लिए। अब हम मूव करते हैं टूवर्ड्स अवर स्टूडेंट्स। ये मैं दे रही हूँ आपको होम असाइनमेंट, और ये जो है सारे कॉम्प्लेक्सेस पे आपने जो है ये अप्लाई करना है 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रूल, और इस असाइनमेंट को आपने जो है कंप्लीट सॉल्व करना है। अगर आपको इससे कोई भी प्रॉब्लम इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आपने इस लेक्चर को ट्वाइस या थ्राइस जो है वो रिपीट करना है, देखना है, ताकि आपको ये अच्छे से समझ आ जाए। होप्स हो कि आपको समझ आ जाएगा। थैंक यू सो मच। होप्स हो कि आपको समझ आ गया है। थैंक यू सो मच।